बुलेटिन में सबसे पहले बात करें 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में डिवीजन बेंच इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगा। इमरान खान की दीगर 2 दरखास्तों पर भी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश होंगे। इमरान खान, बुशरा बीबी की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। वजीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जलाओ घिराओ हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान है। हमलों की तैयारी गिरफ्तारी से पहले हो चुकी थी, सबूत मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है, सानिया नौमई के मरकजी किरदार जमान पार्क और चकवाल में बैठे हैं, उन्हें सजा देना होगी। बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर हमलों की मनसूबाबंदी की गई। सबूतों के साथ साजिश चंद दिन में बेनकाब करेंगे। रियासत पर हमला करने वाले मुज़ाकरात के हकदार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का इमरान खान से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार। शहबाज शरीफ कहते हैं, सियासत के लिबास ओढ़े शरपसंदों से बातचीत नहीं हो सकती। जलाओ घिराओ तोड़फोड़ करने वाले मुकालमे के अहल नहीं है। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। मैं इसकी कमेटी बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह कल अनाउंस कर दूंगा। इमरान खान का हुकूमत को हाय, हुकूमत ने गुड बाय कहकर बात ही खत्म कर दी। कप्तान की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर वजीर आज़म ने एक ट्वीट करके ठुकरा दी। शहबाज शरीफ के ट्विटर महाज से इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा, अस्करी इदारों पर हमला करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं, रियासती इदारों पर हमला करने वाले इंतशार पसंदों का मुहासबा होना चाहिए। किस्म के मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले इमरान खान को अपनी इस्लाह का मशवरा दिया था, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुज़ाकरात के लिए कप्तान को कौम से माफी मांगने की शर्त रखी। इख्तिलाफ के बावजूद वजीर आज़म और हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुज़ाकरात की हामी रही हैं, लेकिन अस्करी इदारों पर हमलों के बाद सियासी जमातों में PTI के खिलाफ गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान ने हफ्ते के रोज हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। कप्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त आरिफ अलवी से भी रिश्ते नाते तोड़ लिए। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी से भी राब्ते खत्म। पार्टी छोड़ने वाले दीगर रहनुमाओं से भी ताल्लुकात खत्म कर दिए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। कप्तान की सियासी तन्हाई में इजाफा होने लगा। जमान पार्क में सहाफियों, वकला और कानूनी टीम के दीगर मेंबरान से तो मुलाकातें जारी, मगर सियासी सरगर्मियां महदूद कर हुकूमती कानून साजी के अमल में आईनी हिस्सा डालने पर सदर मुमलिकत और पुराने दोस्त आरिफ अलवी भी कप्तान के दिल से उतर गए। इमरान खान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से सख्त नाराज, फोन पर भी राब्ते बंद कर डाले। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान आखिरी राब्ता 1 हफ्ते कबल हुआ था। अब इमरान खान सदर मुमलिकत के पैगामात का जवाब नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत ने 9 मई के वाक़े के बाद रहनुमाओं की तरफ से पार्टी छोड़ने पर इमरान खान से गुफ्तगू की थी। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को मौजूदा सियासी सूरत हाल में दिफाई हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दिया था। इमरान खान ने आरिफ अलवी के साथ साथ फवाद चौधरी, शीरी मजारी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर सरकर्दा रहनुमाओं से भी बातचीत बंद कर दी। यही नहीं, इमरान खान ने दीगर सियासी रहनुमाओं से भी गुफ्तगू महदूद कर दी। दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से वसीम अकरम प्लस का खिताब पाने वाले उस्मान बुज़दार भी मंजर आम से गायब हैं। गालिब इम्कान वसीम अकरम प्लस भी इमरान खान की गुड बुक से मिटते नजर आ रहे हैं। कौन इन होगा और कौन सा सियासी रहनुमा अब होगा इमरान खान की गुड बुक से आउट, आइंदा चंद रोज में सब क्लियर हो जाएगा। माजी में कभी लॉन्ग मार्च, कभी चोरों से हाथ न मिलाने के ताने। अब इमरान खान का रवैया यकसर तब्दील हो गया। खुद ही मुज़ाकरात की कमेटी बना दी, खुद ही हुकूमत से बातचीत का टास्क भी दे दिया। कप्तान के बदलते मौसम पर देखिए ये रिपोर्ट। इन्होंने करना करे, अल्लाह को जवाब दूं मैं, किसी सूरत हम NRO नहीं दे सकते। हाथ ना मिलाने का अज़्म एक और यू टर्न में तब्दील। आखिरकार इमरान खान को अपने बयानिया से पीछे हटना पड़ ही गया। माजी में पार्लियामेंट आए, ना ही अपने अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा किया। किसी ने क्या खूब कहा है, सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं। वक्त ने कप्तान को भी बदल दिया। आखिरकार खुद ही बातचीत की ऑप्शन बनाई, खुद ही अपनी कमेटी बनाई और फिर खुद ही यकतरफा अपनी ही कमेटी को बातचीत का टास्क दे दिया। अब जरा दूसरी जानिब का मौक़िफ़ भी सुन लें। बड़े और छोटे मियां साहब ने इमरान खान की कमेटी की खबर सुनते ही बातचीत की ऑफर ठुकरा दी और वाज़ेह किया कि सियासी दहशतगर्द से बातचीत हरगिज मुमकिन नहीं। कप्तान के बदलते मौसम की कहानी अभी जारी है। अब देखना यह है कि इमरान खान कौन सा नया बयानी अपनाते हैं। कप्तान के वसीम अकरम प्लस दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गए। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। ये कहना है उस्मान बुज़दार के वकील का।
जिन्होंने नैब में अदम पेशी का जवाब बताते हुए सेहत को दरपेश खतरात का उज़्र पेश कर दिया। मामला है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वसीम अकरम प्लस तख्ते पंजाब संभालते ही मौसूफ ने सियासी मुखालफिन को खूब रडार में रखा। अवाइल में कुछ ना बोले, फिर बोलते ही चले गए। सियासी मुखालफिन पर करप्शन केसेस के दौरान वसीम अकरम प्लस ने तनकीद का कोई मौका हाथ से न जाने दिया, मगर अब खुद नैब में पेशी की बारी आई तो सब कुछ बदल गया। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब के बुलावे के बावजूद पेश न हुए। बुज़दार की जानिब से नैब को तहरीरी दरखास्त मलिक असगर एडवोकेट ने जमा करवा दी। उस्मान बुज़दार ने लिखा कि पहले ही सवाल नामे और सासाजात से मुतल्लिक परफॉर्मी का तफसीली जवाब जमा करवा चुकी हैं। फिल वक्त दिल की तकलीफ में मुब्तला हूँ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इस्तदा है कि सेहत की खराबी को मद्देनजर रखते हुए जाती तौर पर पेश होने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। ये था वसीम अकरम प्लस का मौक़िफ़, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर वही उज़्र पेश किया जो इनके सियासी मुखालफिन भी पेश करते रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उस्मान बुज़दार के एंटी करप्शन और नैब के केसेस संगीन हैं, किसी भी वक्त शिकंजा सख्त हो सकता है। पीटीआई की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी, कप्तान को खैरबाद कहने वालों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। साबिक सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं भी पार्टी और सियासत छोड़ गए। मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर बख्श भुट्टो ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। तहरीक इंसाफ से एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होने लगा। सीनियर नायब सदर पीटीआई गुजरावाला मुस्तनसर हुसैन शाही, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मुल्तान इमरान धूल ने पार्टी छोड़ दी। जाम आबिद इलाही, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लोधरा राना शहजाद, साबिक सदर पीटीआई खानेवाल मुबारक अली ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। टाइगर फोर्स का ओहदेदार राना अब्दुल खालिक ने भी कप्तान को गुड बाय कह दिया। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का मुतालबा भी कर दिया। इमरान खान आज मुख्तलिफ केसेस में पेशी के लिए कुछ देर बाद जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के हमरा वकला की टीम भी जाएगी। कप्तान की सिक्योरिटी के लिए जैमर वाली गाड़ी भी जमान पार्क पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नियो के नुमाइंदे शाहवेज बाजवा से। जी शाहवेज, बताएगा इमरान खान किस वक्त रवाना होंगे और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज इस्लामाबाद अदालतों में पेशी का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी 190 मिलियन के मुबैना करप्शन के केस में एहतसाब अदालत में भी पेश होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उमरा वकाला की टीम भी इस्लामाबाद जाएगी। इमरान खान आपसे कुछ देर बाद बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इमरान खान के उमरा लीड फोर्स की सिक्योरिटी भी मौजूद होगी। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए जैमर वाली गाड़ियां और लीड फोर्स की गाड़ियां जो है जमान पार्क में पहुंच गई हैं। जी, जमान पार्क में गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जैमर वाली। शाहवेज बाजा, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ऑडियो लीक्स कमीशन केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। हुकूमत ने बेंच पर एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस समाअत न करें, विफाकी हुकूमत का मुतालबा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत न करें, नया बेंच बना जाए। मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती फैसलों के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। माजी में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बेटे के केस पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहल खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर के फाजिल जज कमरुज़्ज़मान समाअत करेंगे। अदालत आज 2 नए मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने या ना करने के हवाले से फैसला सुनाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम केस के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहल खाना के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस है। एहतसाब अदालत लाहौर के फाजिल जज कमरुज़्ज़मान समाअत करेंगे। अदालत आज 2 नए मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने या ना करने के हवाले से फैसला सुनाएगी। इस सोशल मीडिया पर पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन से मुतालिक जाली पोस्टें लगाई जा रही हैं। पीटीआई की जानिब से गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठी और माजी की तस्वीर ट्वीट्स की जा रही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, ऐसी ट्वीट्स न की जाए, अवाम अपने इदारों पर एतमाद रखें। झूठ का सहारा कब तक लेंगे और अपना थूका कब तक चाटते रहेंगे। जेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हुए हैं। जेल के अंदर खवातीन वाली साइड पर मर्द हजरात नहीं जा सकते। आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफद ने जिना हाउस का दौरा किया। गिराव चलाओ तोड़ फोड़ की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। वफद के अरकान ने कहा कि कौन थे जो अपने घर को ही आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया, कायद आज़म की तस्वीर नजरे आतिश कर दी। जिना हाउस को जलाना, फौजी तंसीबात की तोड़ फोड़ करना, शहदा की निशानियों की बेहुरमती करना बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। जो भी इस अफसोसनाक शरपसंदी में मुलविस है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। APSS के वफद ने मुजीबुर रहमान शामी, शहाब जुबैरी, इम्तिनान शाहिद, सरमद अली, मुनीर गिलानी समेत दीगर ओहदेदारान शामिल थे।
ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے میڈیا پر بڑھتے دباؤ اور صحافیوں کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایمٹ کا کہنا ہے کہ صحافیوں کی سلامتی اور آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کے حوالے سے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر لاہے عمل بنایا جائے گا۔ ٹی وی چینلز کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے ایمٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ شرکا میڈیا پر بڑھتے دباؤ، غیر اعلانیہ سینسرشپ، صحافیوں کی گمشدگی پر اظہار تشویش، حکومت اور اداروں کی بے جا مداخلت کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کو افسوسناک قرار دیا گیا۔ ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کمیٹی اراکین نے کہا حکومت کی جانب سے غیر اعلانیہ سینسرشپ لاگو کر دی گئی ہے، عوام کو حق معلومات سے محروم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان حالات میں غیر جانبدارانہ صحافت کرنا مشکل ہے۔ ایمٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کو نہ سیاسی اہلکار بننا چاہیے اور نہ ہی اپنے عمل سے خود کو سیاسی کارکن ثابت کرنا چاہیے۔ ملک کے کسی بھی شہری کی جبری گمشدگی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اجلاس کے شرکا نے پی ایم ڈی اے، پیکا اور دیگر سیاہ قوانین ختم کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے ریاستی جبر کے خلاف عملی جدوجہد کے لیے سی پی این ای، پی ایف یو جے، پی بی اے، اے پی این ایس اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے رابطوں، ملاقاتوں اور مشاورت کی بھی منظوری دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سردار تنویر الیاس کو مسلم لیگ کاف میں باضابطہ شمولیت کی دعوت دے دی گئی۔ سردار تنویر الیاس نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت کی دعوت کا مثبت جواب دیا۔ مسلم لیگ کاف میں شمولیت یا دیگر آپشن پر فیصلے سے قبل سردار تنویر الیاس آج لاہور جا کر چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان متوقع ہے۔ امریکی جیل میں طویل قید کاٹنے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 20 سال بعد کسی اپنے کی پہلی ملاقات۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ امریکہ جیل پہنچ گئی ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے وکیل کلائیو اسٹافورڈ اسمتھ اور ڈاکٹر فوزیہ کو امریکی ہوٹل سے سینیٹر مشتاق احمد نے رخصت کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ اور وکیل کلائیو اسٹافورڈ اسمتھ آج ڈاکٹر عافیہ سے ملیں گے۔ سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے ان کی بھی ڈاکٹر عافیہ سے ایک روز بعد ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی بدنام زمانہ جیل ایف ایم سی کارزویل میں رکھا گیا ہے، جہاں خواتین سے بدسلوکی کے واقعات عام ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ایک کے بعد ایک شرط ماننے کا عمل جاری، مگر آئی ایم ایف حکام کسی صورت رام نہ ہوئے۔ آخرکار وزیر اعظم نے خود عالمی مالیاتی ادارے سے رابطہ کر لیا۔ آئی ایم ایف کی کٹھن شرائط اور سرد مہری پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ سبسڈی ختم، ٹیکس نیٹ میں اضافہ، غیر ضروری اخراجات میں کٹ، ایک کے بعد ایک شرط تسلیم کرنا پڑ گئی، مگر آئی ایم ایف میں نہ مانو کی پالیسی پر۔ آخر عالمی مالیاتی ادارہ ٹو مور کا کیوں مطالبہ کر رہا ہے؟ شرط نمبر 1، سبسڈیز پر لگائیں کٹ، پاکستان کا جواب اوکے۔ شرط نمبر 2، ٹیکس نیٹ بڑھائیں، پاکستان کا جواب پھر اوکے۔ شرط نمبر 3، ڈالر کو نہ چھیڑیں، پاکستان کا جواب پھر اوکے۔ 3 بڑی شرائط پر عمل کے بعد بھی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کے مذاکرات سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مالیاتی ادارے نے ایک امتحان کی طرح پرچہ چیک کیا، مگر نمبر دینے کی باری آئی تو گویا نتیجہ ہی روک لیا۔ جب پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھا تو شرط نمبر 4 بھی سن لیں، وہ یہ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام یقینی بنائے۔ اس شرط پر عمل کرنا ہو گیا مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ فی الوقت قرض کے اصول کے لیے کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ آئی ایم ایف نے اسی دوران بجٹ کی منصوبہ سازی پر بھی نظریں جما لی، جس پر حکومت نے مجوزہ بجٹ بھی شیئر کر دیا۔ یہی نہیں، وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بنانے کی بھی ہدایات کر ڈالی۔ ساتھ ہی شہباز شریف نے عالمی مالیاتی ادارے سے براہ راست بھی مدد مانگ لی۔ آگے سے جواب مبہم یا پیچیدہ، صورتحال واضح نہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق یہی صورتحال رہی تو معاشی اہداف پورے کرنا خواب بن جائے گا۔ گزشتہ 3 سال میں معیشت کا برا حال کیا گیا۔ سابق حکومت کی آئی ایم ایف سے وعدہ خلافی سے ملک کو نقصان پہنچا۔ جاتے جاتے معاہدے پر عمل درآمد کے بجائے معاہدہ توڑ گئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ حکومت کے آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے کوئی نہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی فیسیلیٹیشن یا جتنی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اس کی جو ہماری کچھ قدغن ہیں یا ہمارے جو کہہ لیں کہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں، وہ ایک 2019 کا ایک معاہدہ بھی ہے، اور وہ معاہدہ آئی ایم ایف کے پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ اگین جب ہم پاکستانی ہو کے بات کرتے ہیں اور پاکستان ورسز دوسری دنیا کے ساتھ کسی کا بھی بات کرتے تو اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون تھا اس وقت، ہم تھے یا کوئی اور تھا، وہ پھر پاکستان کی کمٹمنٹس بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ مشکل ترین فیصلے جو کہ پولیٹیکلی کسی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرتے تھے،
और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जिस स्पीड से पाकिस्तान चल रहा था, लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। मैं सानिया के इसका लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई के इस पुरकटन दौर में हुकूमत की जानिब से एक मजदूर के लिए मुकर्रर की गई 25,000 रुपये की तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। होशरुबा महंगाई और आमदन से ज़ायद अखराजात ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। एक मजदूर 25,000 रुपये में घर कैसे चलाता है, बता रहे हैं कामरान सुहेल। महंगाई का जिन बोतल से बाहर, इस पर किस्मत की सितम जरीफी का आलम ये कि 25,000 रुपए से करना है मुकाबला। आमदन से जायद अखराजात और गैस बिजली के झटके भी करना है बर्दाश्त। कराची के पसमानदा इलाके के छोटे से कच्चे घरौंदे में रहने वाला सैयद अमीर अली भी माहाना 25,000 रुपए कमाता है। इसके घर के राशन का खर्चा 15 से 20,000 रुपए है। गैस और बिजली के मद में हर माह 8 से 10,000 रुपए भी अदा करता है। बच्चों की स्कूल की फीस तकरीबन 7,000 रुपए। अगर कोई बीमार हो जाए तो लेना पड़ता है उधार। ये 25,000 मिलते हैं मगर इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें महंगाई का दौर भी बहुत है। किसी चीज़ में भी ले लें आप, चाहे मतलब राशन पे ले लें, आटे पे ले लें, तेल पे ले लें, घी पे ले लें, पेट्रोल पे ले लें, आप किसी भी चीज़ में ले लें, यानी ये बिजली के बिल में ले लें, सुई गैस में ले लें, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हाई फाई चल रहा है। इसी मोहल्ले में एक बेवा खातून भी हैं जो महंगाई का मुकाबला कलील आमदनी से करने पर मजबूर हैं। गरीब आदमी की सोच है, जिनका किराए का मकान है, 25,000 20,000 रुपये तक है, वो घर का कैसे करेगा? 1,000 रुपये लेकर आ रहा है, 2,000 का खर्चा हो रहा है, वो किराया क्या निकालेगा? हालिया महंगाई के तनासुब से एक मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए तो शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की बंदिश से सताए शहरियों के लिए अब बर्फ़ खरीदना भी मुश्किल हो गया। बर्फ़ की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शहराज। मई का महीना सूरज ने भी आग बरसाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। दुकानदारों ने सफेद बर्फ ब्लैक में बेचना शुरू कर दी। घरों में बर्फ का जमाना मुमकिन नहीं रहा। शहरी पानी ठंडा करने के लिए बर्फ लेने पहुंचे तो बर्फ की कीमतों का सुनकर परेशान हो गए। बर्फ बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बर्फ की वजह से हम बहुत परेशान है। बर्फ का ब्लॉक 500 रुपए से बढ़कर 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने बर्फ महंगी होने का मलबा हालिया महंगाई और लोड शेडिंग को करार दे दिया। फैक्ट्री के अंदर बहुत महंगी है जी, देख रहा जा, बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, इस करके डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, इस करके ज्यादा महंगी 100-150 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं ज्यादा। शहरियों ने मुतालबा किया बर्फ की कीमतों को कम करवाने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि हर कोई इसे बासानी खरीद सके। सख्त गर्मी में अगर ठंडा मीठा पानी या मशरूबात ठंडे पीने हो तो बर्फ का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो जाता है, मगर इन दिनों इनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं, जिसके बाद शहरी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन सलीम महमूद के साथ वकास शहराज, फैसलाबाद। मुल्तान में सूरज का पारा हाई होते ही मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी में इजाफा हो गया। खातीन मिट्टी से बने मटके समेत दीगर अशिया के इस्तेमाल को तरजीह देती हैं। इसी पर इमरान अरशद ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। मट्टी से बने हुए बर्तनों की रवायत सदियों से सरजमीने औलिया से जुड़ी हुई है। गर्मियों में पानी को ठंडा और साफ रखने के लिए खवातीन मट्टी के मटके, कूलर और दीगर अशिया को इस्तेमाल करती हैं। प्याले थी गया, घड़ा थी गया, कुन्नी सालन पक दे, लस्सी वगैरह बड़े वो भी सी आते। मुल्तान के दौलत गेट चौक पर मट्टी के बर्तन फरोख्त करने वाले दुकानदारों की कसीर तादाद मौजूद है। मिट्टी की तासीर ठंडी होती है। एक तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल है। साइंस जो है वो ये कह रही है कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, इससे आपकी तकरीबन जिस्मानी काफ़ी बीमारियों में शिफा है। गर्मियों के मौसम में मुल्तान के शहरी मटके, मट्टी की हांडी, गिलास और परिंदों को पानी डालने वाले बर्तन खरीदते हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद मुल्तान के शहरी मट्टी के बर्तनों से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं। कैमरामैन हमजा शाहिद के साथ इमरान अरशद, न्यूज़ मुल्तान। खस्ता हाल सड़कें और नाकाफ़ी सहूलियात। हुकूमतें तो बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन बाराकाऊ के मकीनों की हालत ज़ात नहीं बदल सकी। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके में गढ़ों से भरपूर सड़कें आवाम के लिए वबाल जान बनकर रह गई हैं। इस्लामाबाद से आयशा शुएब ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं।
12 लाख से जायद आबादी और 12 को असम्बली डैम रोड की अबतर सूरत हाल। ऊंचे नीचे नाहमवार रास्ते, बारिशों के बाद सूरत हाल नाकाबिले बयां। इलाका मकीन परेशानी से दो चार। जब से बनी है इसकी यही कंडीशन है और इसके ऊपर करप्शन भी है। आप सिटीजन पोर्टल पे अगर रोड की कंप्लेंट डालते हैं तो आपको वहाँ से जवाब मिलता है कि रोड जो है रिपेयर हो चुकी है, जबकि ये रोड कभी भी रिपेयर नहीं हुई। अहले इलाका ने बताया कि रोड की खस्ताहाली पर कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। अब ये गड्ढे हादसे का सबब बनने लगे हैं। गरीब लोगों से बड़ा मसला, बच्चे मोटरसाइकिल चलने, फैमिलियाँ इसलिए कई लोगों के साथ पे तक गिरने सीधा करने हैं। तो ये रोड काफी अरसे से बहुत खराब है। जिन्होंने भी बनाया था काफी खराब मटेरियल इस्तेमाल किया था। सड़कों की खस्ताहाली पर कई बार वफाकी तरक्याती इदारे ने वादे तो किए, लेकिन वो वफा कब होंगे कोई नहीं जानता। कैमरामैन शहबाज अली के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्ट की दिलदादा मनीएचर आर्टिस्ट महबूब सुल्ताना कैनवस पर रंगों और पेंसिल से फन पारे बनाने की माहिर, मुनफरिद और जुदागाना अंदाज में फन के जौहर दिखाती नजर आती हैं। मेरा मोस्टली जो मेरा ध्यान है वो मिनिएचर चीज़ों की तरफ होता है, तो मुझे शौक भी है बनाने का मिनिएचर स्टफ। तो शुरुआत मैंने पेंटिंग से की थी। पहले मैं बड़ी बड़ी नॉर्मल पेंटिंग्स बनाती थी, उस वक्त कोई सेंस डेवलप नहीं हुआ था एक पर्टिकुलर। करते करते मैं सोचा क्यों ना मैं छोटी पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दूं। महबूब सुल्ताना का कहना है आम स्केचिंग पेंसिल से तमाम फनपारे टूल से तराश कर बनाए हैं। कायदे आजम का पोर्ट्रेट हो या फातिमा जिन्ना हो या इमारत, परिंदे, जानवर, सब ही बड़ी महारत से बनाए गए हैं। महविश का कहना है शुरुआत में पेंसिल टूट भी जाती थी। ग्रेफाइट पेंसिल की चेन बनाने में साल भर लगा। इससे पहले कभी अपना काम मंजर आम नहीं किया। महविश का कहना है पेंसिल कार्विंग के साथ टैटू वर्क भी शौक से करती हूँ। पेंसिल तराश कर छोटे छोटे अशकाल बनाना कोई आसान काम नहीं। आर्टिस्ट महविश सुल्ताना बड़ी महारत से ऐसी तस्वीर और अशकाल बनाती हैं कि जिसे देखने वाला दाद दिए बिना नहीं रहता। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, किसी भी मसले का हल मिनटों में निकालना जानते हैं। लाहौर में कैनाल रोड ब्लॉक हुआ तो नौजवान ने मोटरसाइकिल को उठाकर नहर के ऊपर से गुजर गया। देखने वाले हैरान रह गए। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, लेकिन बात करते हैं अब नए दौर की। एक नहर का पुल है और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल तो गुजारते जाना है। नहीं समझे ना, आज आपको मिलवाते हैं नई मलिक से, जिनके लिए मोटरसाइकिलों से खेलना बाएं हाथ तक ये किसी सर्कस का मंजर नहीं, बल्कि रास्ते बंद होने पर एक शख्स अपनी बाइक लेकर नहर क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, ये है सतु कतला के रिहायशी नईम मलिक, जिनके आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। अच्छे से तो मवेशियों की खिदमत गुजार हैं, लेकिन इनके लिए घर की 3 मंजिला इमारत पर 4 पाई की तरह मोटरसाइकिल को ले जाना और हैवी बाइक्स उठाना किसी मशगले से कम नहीं। असी आ रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए नियो।